Hello and welcome back to our channel Physics Safari. I hope you guys are doing good and studying well. Today I am trying to discuss with you the circular motion. Now the idea is before I get into the rotational motion, you should have a brief idea or maybe you can say the perfect idea about the circular motion. तो पहले आज हम लोग उसको फटाफट समझते हैं and today is going to be mostly it's going to be introductory video but ये काफी important होता है to understand the first lesson and the initial concept of any topics. तो आप इसको अच्छे से देखना, ध्यान से समझना, कुछ भी मुश्किल हो, you have my email ID as well as the contact through the comment box. Also, if you're liking my classes, the way I teach, do like, subscribe and share with your friends. Also hit the bell icon for you to get the notification of all the topics that I update. Because the reason is you guys must be doing for now, you must be doing maybe SHM आजकल चल रहा होगा अभी, because in the institute where I'm teaching the SHM, है ना? तो the idea is कि these topics which I'm uploading now on the YouTube could be helpful for the revision purposes or those who want to revise these topics now, उनके लिए काफी अच्छा होगा. इसलिए बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन बेल आपने दबा देना ताकि वो पता चले कि हाँ आज सर ने ये वीडियो अपलोड किया है. एंड इफ यू लाइक द वे आई टीच, आप उसको देखो, समझो और आई एम श्योर कि आप उसको थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा. तो फटाफट स्टार्ट करते हुए कि भैया सर्कुलर मोशन होता क्या है, so instead of going right away to this topic, let me tell you something about the curvilinear motion. Curvilinear motion. Already इसके बारे में I have discussed in the topics kinematics. मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था डिटेल में कि कर्विलिनियर को कर्व प्लस लीनियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इवन इफ इट इज अ कर्व बट फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर द इंस्टेंटेनियस पार्ट वो एक लीनियर मोशन ही होता है. सो दैट इज व्हाई एवरी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज अ कर्विलिनियर मोशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लेट्स से कि देयर इज अ बॉडी व्हिच इज गोइंग लाइक दिस, एक अपना एक बॉडी जा रहा है, ऐसे जा रहा हो, या फिर थोड़ा इसको और फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऐसे कर लेते हैं. इफ यू ट्राई टू एनालाइज कि भैया इस पॉइंट पे बॉडी का मोशन कैसा है और इस पे कितने तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, हम उसको देखेंगे. बट नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ कर्व एंड इफ यू लुक एट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी एक छोटे पार्ट के लिए वो डिस्प्लेसमेंट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज गोना बी लीनियर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर. ओके, लेट अस से दैट ऑब्जेक्ट इज हियर. यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है अंडर द कंसीडरेशन. इसके पास अपना एक वेलोसिटी इस तरफ है. Now, if the velocity is along this path, do you think the body will go and take this turn? ना, कभी नहीं. अगर इसके पास velocity ऐसा है, this should go in this way. Until and unless कि इस पे कोई force लग रहा हो, which is forcing it to take a curve path. यहाँ से इसको curve करना है. तो इस पे कोई ना कोई force, कुछ ना कुछ force इस पे लग ही रहा होगा. तो बेसिकली इसके पास एक फोर्स तो होगा जो इसके वेलोसिटी को बूस्ट करेगा, जो इसके स्पीड को इंक्रीज करेगा इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक तो इस तरफ आपका फोर्स लग रहा होगा जो इसके स्पीड को बूस्ट करेगा, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा. तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट वो टेंजेंशियली उस पे एक्ट कर रहा है. नाउ दिस पाथ जो उसको कर्व कर रहा है, इट मींस कि देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट शुड prompt it, that should make it move in the circular path. ऐसे कर्व में, इसको सर्कुलर नहीं बोलेंगे, इसको कर्व में ले जा रहा है. तो मान के चलो कि if you just analyze this part, could you say that this is nothing but a part of a circle? हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या सर एक हाइपोथेटिकल सर्कल का एक पार्ट है? बिल्कुल बोल सकते हैं. लेट अस सपोज कि दैट हाइपोथेटिकल सर्कल वो ए है, it's just like it's a circle, understand it's a circle. उसका आपका सेंटर यहाँ पे हो सकता है. तो हम मान सकते हैं कि भैया लेट्स सपोज दिस इज ए बी, ये जो कर्व है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस हाइपोथेटिकल सर्कल और उसका रेडियस मान लो आप आर मान लो. कोई दिक्कत? It means at this instant this body is trying to move in this curve which could be taken as a part of the circle. इसका मतलब कि इस पे एक फोर्स तो इस तरफ लग ही रहा होगा. That gonna be the called as radial force. Radial force और central force बोल सकते हैं because it is acting towards the center along the radius. जिसको हम लोग radial force भी बोल सकते हैं, इसको radial force भी बोल सकते हैं. Now, due to these two forces, we're gonna have some sort of acceleration in this direction और उसको हम लोग बच्चों बोलेंगे tangential acceleration. ध्यान से सुनना, इसको बोल सकते हैं tangential acceleration. और जो भी acceleration इस तरफ लग रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं radial acceleration. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अपना कहीं इस तरफ लग रहा होगा, उसको बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस
पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको कुछ भी मान लो, पर्टिकुलर पॉइंट P मान लो, है ना। तो इस पॉइंट पे, इस ब्लॉक पे, इस पार्टिकल पे वी हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वी हैव रेडियल एक्सेलरेशन, एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज गोना बी योर नेट एक्सेलरेशन। अब हम समझना चाहिएगा, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ दिस टेंजेंशियल एंड द रेडियल एक्सेलरेशन, इनका काम क्या है। अब बात समझ रहे हो ना, क्योंकि until and unless we have these forces the body will not move in this curve path, बॉडी हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चला जाएगा if there is no acceleration, और इसके पास अगर वेलोसिटी v है still it is going to continue the linear motion जो कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। बट नाउ सिंस इट इज टेकिंग द कर्व, इसके पास दो एक्सेलरेशन होना ही चाहिए जो कि हमारा टेक केयर करेगा इसके स्पीड के मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन को। तो वन थिंग इज नाउ कमिंग अप क्वाइट क्लियरली दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लिख लो इसको आप लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, इसको हम लोग AT से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा किस चीज का टेक केयर करता है, इट कंट्रोल्स द स्पीड, इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये आपके स्पीड को कंट्रोल करता है, बहुत ही सिंपल से बात है। Now, the second acceleration which we have is called the radial acceleration, इसको हम लोग बोल सकते हैं radial acceleration, और आपको पता है कि radial क्यों बोलते हैं, because it acts along the radius towards the center, you know, radial acceleration, और इसको हम लोग AR से represent करते हैं, and this will take care for the direction, ये आपके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन का कंट्रोल करता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन। तो इतनी बातें तो अपन को समझ में आ गई कि सर एट एनी पॉइंट इन द कर्विलिनियर मोशन an object will be having two sides of two kinds of acceleration. One is going to be the tangential acceleration, other is going to be the radial acceleration, and the tangential will take care of the speed while the radial is going to take care of the direction. अब इस दोनों पॉइंट को बहुत ही क्लियरली अपने शब्दों में मेंशन कर लो जी। तो मान लो कि इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, let us suppose that this angle is theta, तो अपने को थीटा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगा, we can easily find the theta, तो ले लो tan theta should be equals to how much, मेरे से को पूछता है कि भैया what is the angle between the net acceleration and the tangential acceleration, तो कहानी बड़ा सिंपल हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a चुपचाप हो जाएगा आपका a रेडियल हो जाएगा इस तरफ, a रेडियल एक्सेलरेशन अपॉन a टेंजेंशियल हो जाएगा, इस सॉरी a टेंजेंशियल, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आपका मिल जाएगा tan of theta। तो if you've been asked to get the value of theta, you can easily use this equation, this relation to find it out। and जो net acceleration होगा बच्चों, this net acceleration दिमाग में डाल लो इसको, should be given as a square radial plus a square tangential। ये बात आपको पता होना चाहिए, the magnitude of the net acceleration should be given as a square tangential plus a square radial। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए ना, बहुत अच्छे, ये आपको मिल गया। अब देखो एक बात और आपको समझना चाहिए कि if a body is having you can say acceleration, तो that can produce only two kinds of motion, या तो वो linear motion प्रोड्यूस करेगा या तो curvilinear प्रोड्यूस करेगा, and this is an example of a curvilinear motion। For example, if you just drop an object from a certain height, इस पे एक फोर्स लग रहा होता है, एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो दिस गिव्स इट अ लीनियर यू नो मोशन। एक स्क्रीन में आ रहा है, बहुत अच्छे, दिस गिव्स अ लीनियर मोशन। और अपने को आपको काइनेमेटिक्स में मैंने एक बात और बता रखी है कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव अ डायरेक्शन अलोंग द आपका एक्सेलरेशन। तो लेट अस सपोज कि हमने किसी बॉडी को थ्रो करा, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो बॉडी विल ग्रेजुअली ट्राई एंड अलाइन इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि a body under the acceleration can only take two path, one is going to be the linear path, straight path, और other is going to be the curvilinear path। straight path के बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर चुकी in the kinematics, in the motion in straight line। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं that is the second impact of acceleration which is the curvilinear motion। तो अपने को पता चल गया कि curvilinear motion के लिए we must have the acceleration, है ना, we must have the acceleration। चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात, तो यहां से व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बच्चों कि सर किसी एक पार्टिकल पे, फॉर एनी पार्टिकल, इफ आई ओनली हैव द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द बॉडी इज गोइंग टू मेक अ लीनियर मोशन, ये आपका एक लीनियर मोशन होगा। बॉडी के पास टेंजेंशियल के साथ साथ इफ वी हैव रेडियल एक्सेलरेशन, देन द बॉडी कैन टेक अ कर्विलिनियर मोशन, यू नो, इट कैन टेक अ कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन आपको ये लेगा, ठीक है।
So one thing is quite clear from here, that to have a circular motion the body must have the radial acceleration. आप इस पॉइंट को नोट कर लो. For the body to be in circular motion, for the body to be in circular motion, for the body to be in the circular motion, radial acceleration has to be there. Radial acceleration has to be there. अच्छा, इसको हम लोग रेडियल बोल सकते हैं. कई in some books you might find this as written as AN, that is a normal acceleration. This could also be termed as normal acceleration. तो आप AN लिख लो, AR लिख लो, या फिर AC, centripetal. I'm going to talk about this later. If you write any of these all these three means the same acceleration which is towards the center along the radius. इतनी बात अपने को समझ में आ गई है. दूसरी बात, at each point in the curvilinear motion आपका टेंजेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होगा और रेडियल का वैल्यू डिफरेंट होगा. एट ईच पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे क्या हो गया, टेंजेंशियल इस तरफ हो गया और रेडियल आपका इस तरफ हो गया, और नॉर्मल जो भी बोल रहा हूं मैं ना. तो द थर्ड पॉइंट दैट कम्स आउट in curvilinear motion, direction of tangential and the radial direction acceleration will keep changing. Note करो, in the curvilinear motion direction of tangential and the radial acceleration will keep changing, है ना, will keep changing. इतनी बात तो समझ में आ गई. तो इसका कुछ वैल्यू होगा ना, देख लेते हैं. ये आपको जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यू नो, दैट इज व्हाट नॉर्मली वी स्टडी. और हमारा फोर्स बाय जो मास होगा वो इस तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हम नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं, A इज इक्वल टू V अपॉन T. तो इन द लीनियर मोशन आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन को हम लोग कभी भी टेंजेंशियल या रेडियल के टर्म्स में सेग्रीगेट नहीं किया था. व्हाट वी यूज्ड टू डू, सिंपल एक्सेलरेशन, क्योंकि we were pretty much sure that in a linear motion there is nothing called normal acceleration. वहां पे normal acceleration का concept था ही नहीं. It means we just only had one acceleration which is the tangential acceleration. तो हम लोग tangential ना बोल के सिर्फ और सिर्फ उसको acceleration बोलते थे बच्चों, which was given as v upon t, और हम लोग उसको derive भी करते, differentiate भी करते थे. तो that is like this only we used to get dv upon dt, which actually meant that we were only discussing about the tangential acceleration. हम लोग इसी का चर्चा करते थे. बात समझ में आ रही है ना? But now since we are also talking about the something new which is called the normal acceleration, तो इस normal acceleration का जो value होता है बच्चों, वो आप लिख लोगे, that is going to be given as v square upon r. v square upon r is the value for the normal acceleration, है ना? normal excuse me, normal acceleration. So you can see we have got a new term that is called r, that is r over here. अभी r है क्या? v तो हमारे को पता है कि सर इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है, n पता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है. तो बच्चों व्हाट दिस r इज, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस r is called as associated radius of curvature. associated लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और अपने को इतना तो समझ में आ रहा है कि कर्वेचर वर्ड इज रिलेटेड टू एनी कर्व. इट इज गिवन एज आर. कर्वेचर वर्ड इज रिलेटेड टू द कर्व. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर दिस कर्व, लेट्स सपोज दिस इज द रेडियस. इस पॉइंट के लिए मे बी रेडियस कुड बी हियर, कुछ अपना इधर रेडियस हो सकता है. It means this radius is all about the radius of curvature associated with that point where the motion is under consideration. उस पॉइंट के जो कर्व का रेडियस होगा उसको बोलते हैं associated radius of curvature. उसका फॉर्मूला हम लोग वहां से निकाल सकते हैं कैसे, r should be given as v square upon normal acceleration और radial acceleration. आपकी जो इच्छा आप उसको वो लिख सकते हो. So the associated radius of curvature can be easily found out using this one. ठीक है. अपना जो प्रोजेक्टाइल हमने जो पढ़ा था, whatever we studied in the projectile, that is a classic example of curvilinear motion, जहां पे हमारा radial और tangential both acceleration exist simultaneously except for a point. वो हमारा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है
आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थोड़ा उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस सी दैट इफ यू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट with let's suppose velocity u at any angle theta, let's suppose u making some angle theta, how does it go? It goes like this, tick 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 tick, and it comes back like this. If I want to understand how could I relate this radial and the tangential acceleration को हम कैसे यहाँ पे relate कर सकते, तो थोड़ा देखो समझो। Gravitational acceleration is the only acceleration which is acting upon this. At any point of time we will have some gravitational acceleration. तो देयर गोना बी वन एक्सेलरेशन व्हिच शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, और एक होगा सेंटर के टुवर्ड्स, है ना। तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर इस पॉइंट को हम कंसीडरेशन में ले लें तो एक तो ऐसा हो गया, इसके पास एक वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। ये हमारा हो गया रेडियल, सॉरी, और रेडियल और नॉर्मल जो भी बोलोगे वो इस केस में होगा, है ना। अच्छा एक बात समझो, इसको रेडियल बोल सकते हैं क्या? नहीं, इस पॉइंट का सेंटर कहीं इस तरफ होगा, एट दिस पॉइंट इस कर्व का सेंटर कहीं इस तरफ होगा। तो पहले हम समझते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इफ आई वांट टू फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन और एसोसिएटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम निकाल सकते हैं। पहले तो समझ लो इस पॉइंट पे दिस इज योर टेंजेंशियल, इस तरफ एक्सेलरेशन होगा, देन देयर गोना बी वन मोर एक्सेलरेशन दैट शुड बी नॉर्मल एक्सेलरेशन, इस तरफ होना चाहिए या रेडियल होना चाहिए। नाउ दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट इज ओनली गोइंग टू बी द कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका स्क्रीन में आ रहा है ना, एक बार देख लो। अरे यार स्क्रीन में नहीं आ रहा, शिट, नहीं आ तो रहा है, इट्स कमिंग, ओके, सॉरी अबाउट दैट, जस्ट वांटेड टू इंश्योर व्हाट आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन इज कमिंग। एनीवेज, हाँ हम लोग कहां थे? यस, सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन वी कैन हैव अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ए थीटा है 90 माइनस थीटा, दिस इज गोना बी थीटा, और ये आपका हो जाएगा g sin थीटा एंड दिस इज गोना बी g cos थीटा। Now I can say that the body's velocity goes on in this direction, decreases as we all know, and at this point the velocity in the vertical direction becomes zero, and this only has one velocity which is going to be your u cos theta, which is going to be along the parallel to the ground. Now why the velocity is decreasing? Tangential velocity का decrease क्यों कर रहा है? क्योंकि जो acceleration है वो backward में है तो negative है, all good, but हमारा जो normal acceleration है which is g cos theta, that is how it is gonna work out। ये हमारा g cos theta का वैल्यू है और this is your normal acceleration। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एसोसिएटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन यू शुड राइट व्हाट, आपका वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों? u स्क्वायर अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज गोइंग टू बी g cos थीटा। So this is going to be your associated radius of curvature at the point of projection। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ऑल गुड। चलिए हम लोग फटाफट और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, तो सर यहां से सर्कुलर मोशन हम लोग कैसे शिफ्ट करें? तो एक बात अपने को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि द नेट एक्सेलरेशन, इफ आई लाइक टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म, दैट शुड बी योर नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमने एक बात और बताया आपको कि एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपका रेट जितने एक्सेलरेशंस हैं उसके वैल्यूज में चेंजेस हो रहे होते हैं। सो अगर इफ लेट अस सपोज these acceleration do not change over the time, अगर वो चेंज ना करे, that means we can have an easier case, हमारे पास एक आसान सा केस आ जाएगा कि भैया एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं कर रहा है सर, उस पर्टिकुलर केस को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अभी मैं बताता हूं आपको। सो इफ आई से दैट नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ डायरेक्ट हमेशा रहे, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, सेंटर चेंज नहीं होगा, एंड इन दैट वे वी विल नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस इन द पाथ, और वो सर्कुलर मोशन में ही प्रोजेक्ट करेगा, सर्कुलर मोशन में ही जाएगा, है ना। अच्छा, what I said just now, let us suppose ये अपना कर्व पाथ था। At this point we had a radial acceleration, we also had a tangential acceleration। Guys, this is called as instantaneous, हम उसको मान लेते हैं instantaneous, सारे कंपोनेंट्स इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस रेडियस, इंस्टेंटेनियस रेडियल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। If over the period of time radius of curvature remains constant, वो चेंज नहीं कर रहा है, radial acceleration is also not changing, then what's going to happen? इसका भूल जाओ, उसको हम बाद में देखेंगे। If these two parameters are not changing, it means at every point
द रेडियस शुड बी लाइक दिस, पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेम सेंटर। इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें ऐसा होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी ऐसा ही होना चाहिए, डायरेक्टेड है ना, ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए। एट एवरी पॉइंट द बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब बॉडी का पाथ वैसा ना होकर ऐसा हो। समझ में आ रही बात? बॉडी का पाथ, द कर्व विच द बॉडी इज following shouldn't be like this, rather it should be like this. समझ में आ रही बात? So if a radial, a radial does not change the direction, does not change, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होना चाहिए। इफ ए रेडियल डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, वरना फिर से देखना। डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, द path taken by the object is going to be circular. The path taken by object is going to be circle, is going to be a circle. वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। That means if the radial acceleration is not changing, then the path of that particular object is going to be circular path ही होगा वो। अच्छा सर, एक बात और बता दो आप, why did you say that the magnitude could be different? हो सकता है, क्यों नहीं सकता है? So let us say now, so assuming that the direction of radial acceleration is not changing, it means the body should take a circular path. बड़ा ही भद्दा सर्कल बनाया, बट ठीक है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है। It means at every point of time, at every instant of time, इसका डायरेक्शन जो बच्चे होगा, that should be this way, ना, आपका रेडियल का डायरेक्शन ऐसा होगा। We know that radial acceleration is given as what? V square upon r. r तो ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, बट v में वैरी, राइट? v तो बढ़ सकता है, और v को कौन चेंज कर रहा होगा? मेरी बात तो ध्यान से सुनना। Who controls the v? वेलोसिटी किस मैग्नीट्यूड को कौन सा एक्सेलरेशन कंट्रोल करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना। इट मींस अगर इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, देन v विल वैरी, और v वैरी करेगा बच्चों, तो ar भी वैरी करेगा। इसका मतलब कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ विल कीप ऑन चेंजिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही अच्छी बात आपको अभी समझने में आने वाली है। इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इट मींस इसका जो वेलोसिटी किसी वेलोसिटी के साथ हो जा रहा होगा व्हिच इज मूविंग, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी will change। और अगर a चेंज करेगा तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन, इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, that also will vary। So this kind of motion को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है? और अगर इन केस इफ अगर a टेंजेंशियल जीरो हो गया, इफ a टेंजेंशियल, मैं लिख दे रहा हूं, if a tangential is zero, इसका क्या मतलब हो गया? What does it mean? It means that the velocity का magnitude is not changing, it's constant। उसका जो magnitude है बच्चों वो constant है। तो अगर एक body इसमें 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, then it will keep on moving with the 5 मीटर पर सेकंड speed, that will not change। तो that is called as uniform circular motion, that is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग उसको शॉर्ट में यूसीएम बोल सकते हैं। तो लेट अस से इफ द स्पीड ऑफ दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड थ्रू आउट द मोशन, डज नॉट चेंज द स्पीड, इट मींस दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कर्विलिनियर एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। दैट एवरी बॉडी विल हैव टू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, तो उसका क्या क्या रोल है, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। तो आप इस वीडियो लेसन को अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर आपके होंगे। और एक बात मान के चलो कि स्ट्रॉन्गर द कॉन्सेप्ट,
easier you can solve the numerical. आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही फंडे, बहुत ही क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, that you should not deviate, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि that will force you to deviate from the your learned concept, आप वहां पे deviate ना हो, उस स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ आप न्यूमेरिकल्स को टच करोगे, वो बोलेगा भैया बना लो, मैं तो इजीली बनने को रेडी हूं। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी ऑन द डिटेल एनालिसिस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम उसके सारे पैरामीटर्स, सारे उसके एस्पेक्ट को नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स if you like or any dislike is there. I'm going to work on that. And don't forget to hit the bell icon. You'll get the notification. ठीक है जी? So that's all for the day. Thank you so much. See you in the next video. Bye everyone.